देखेंगे रेखीय आवर्धन। क्या देखेंगे? रेखीय आवर्धन को, वो भी किसमें? लेंस में। किसमें देखेंगे? लेंस में। ध्यान दीजिएगा, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए रेखीय आवर्धन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेखीय आवर्धन को इंग्लिश में बोला जाता है लीनियर मैग्निफिकेशन। ध्यान देंगे, अगर लीनियर मैग्निफिकेशन की हम बात करेंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों? तो प्रतिबिंब की लंबाई, यानी लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है, लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी लंबाई और जो वस्तु लेंस के सामने रखी होती है उसकी लंबाई, दोनों का जो अनुपात होता है उसे हम लोग कहते हैं रेखीय आवर्धन। क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन। यानी बात करेंगे तो कह देंगे वस्तु की, क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्लियर हो गया? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, यानी इसको जो डिनोट किया जाता है रेखीय आवर्धन को, ध्यान देंगे, इसे m से प्रदर्शित किया जाता है। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? m से। इसे m से प्रदर्शित किया जाता है। रेखीय आवर्धन को किससे प्रदर्शित किया जाता है? m से। ठीक है ना? हम लिखते हैं m इज इक्वल टू, क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई। क्लियर हो गया? यानी अगर हम प्रतिबिंब की लंबाई को HI से दिखाएं और वस्तु की लंबाई को HO से दिखाएं तो जो फार्मूला आएगा क्या आएगा? HI/HO। ठीक है, अगर इंग्लिश में इसको कहना चाहते हैं आप तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। क्लियर हो गया? एक बार फिर से बोल दो, क्या? द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। 100% क्लियर हो गया? यहां देखिएगा, अगर इसकी यूनिट की हम बात करेंगे, यूनिट क्या होती है? तो यूनिट जो होती है बच्चों, ये यूनिट लेस होता है। क्या होता है? यूनिट लेस, यानी इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है ना? यानी लीनियर मैग्निफिकेशन की कोई भी यूनिट यानी कोई भी मात्रक नहीं होता है। दूसरी अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इसके डायमेंशन यानी कि बीमा की, इसकी बात करेंगे डायमेंशन यानी कि बीमा, तो जो बीमा इसका होता है बच्चों, ये बीमा लेस भी होता है, यानी डायमेंशन लेस भी होता है। ठीक है, डायमेंशन लेस। क्लियर हो गया? यानी इसकी कोई बीमा भी नहीं होती है। 100% क्लियर हो गया? आगे देखेंगे बच्चों, कब ये लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा और कब लीनियर मैग्निफिकेशन
क्या आएगा, निगेटिव आएगा। हम बात करते हैं, लेकिन उसके पहले इसके हम प्रूफ को जान लेते हैं। जब इसके प्रूफ को जान लेंगे तो वहां से हम क्लियर कर देंगे आपको कि लीनियर मैग्निफिकेशन कब पॉजिटिव होगा और कब क्या होगा, निगेटिव होगा। क्योंकि जब उसमें हम देखते हैं कि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों एक ही दिशा में बनेंगे, ठीक, तो वहां से चिन्ह परिपाटी के द्वारा हम उसको बता सकते हैं क्या, कि हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन कब पॉजिटिव होगा और कब क्या होगा, नेगेटिव होगा। आइए लीनियर मैग्निफिकेशन के प्रूफ को हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिएगा प्रूफ। यहां देखेंगे प्रूफ, क्लियर। देखिएगा, मान लीजिए ये हमारा कोई कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, ठीक। उत्तल लेंस के सामने हमने यहां कोई वस्तु रख दिया, ठीक। हमने आपको बताया है कि पहली किरण हमेशा लेंस में मुख्य अक्ष के क्या निकालिएगा, समांतर निकालिएगा, जो अपवर्तन के पश्चात कहां से होके जाएगा, फोकस से। तो इसका जो फोकस यानी F2 होता है वो किधर होता है, इधर, और C2 किधर होता है, इधर होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी किरण हमने आपको बताया हमेशा कहां से निकालेंगे, प्रकाशिक केंद्र से। क्यों निकालेंगे, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणों के मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है पतले लेंस के लिए। कौन से लेंस के लिए, पतले लेंस के लिए। तो एकदम दिमाग में बैठा लेंगे, एक किरण हम लोग प्रकाशिक केंद्र से निकालेंगे और जहां ये काटा क्या बन जाता है बेटा, हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रतिबिंब। क्लियर हो गया। यहाँ पे आप लिख लीजिए F1 और यहाँ क्या लिख लीजिए, C1। क्लियर हो गया। अब ये मान लो वस्तु हमारी AB है और प्रतिबिंब हमारा क्या हो गया, CD हो गया, और ये बिंदु क्या हो गया, O। क्लियर। अब एक काम करना, ये यहाँ वस्तु से प्रकाशिक केंद्र, यहाँ की दूरी क्या कहलाएगा, वस्तु की दूरी, और ये प्रतिबिंब बन रहा है तो ये दूरी क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब की दूरी। क्लियर हो गया। और हमने वस्तु का इमेज जो लंबाई लिया वो क्या लिया, HO, और प्रतिबिंब का लंबाई क्या लिया, HI। क्लियर। अब एक काम करिएगा बेटा, यहां देखेंगे ABO त्रिभुज किसमें चलेंगे, ABO और OCD में, ठीक। तो लिख देंगे यहां पर त्रिभुज ABO तथा COD में। क्लियर हो गया। त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज COD में 100%। यहां देखेंगे बाबू, जो ये कोण होगा, कोण 1 जो होगा वो कोण 2 के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, शीर्षा विमुख कोण। कौन सा कोण, शीर्षा विमुख कोण। तो यहां लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2 के कौन से कोण से, शीर्षा विमुख कोण से, शीर्षा विमुख। क्लियर हो गया। यहां देखेंगे ये कोण 3 जो होगा इस कोण 4 के बराबर होगा। कैसे होगा, क्या लिख दीजिए, कोण 3 बराबर कोण 4 के। क्यों, क्योंकि ये एंगल कितने अंश के बनेंगे, 90 डिग्री के। कितने डिग्री के, 90। क्लियर। और आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के अगर 2 कोण बराबर होते हैं तो तीसरे कोण क्या होते हैं, अपने आप बराबर हो जाते हैं। वो आप निकाल भी सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के अंदर कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो यहां से क्या होगा, लिख सकते हैं त्रिभुज ABO समरूप हो गया त्रिभुज COD के, समरूप हो गया। आपको पता है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां पे लिखना बेटा क्या, CD अपान AB। क्या लिखेंगे, CD अपान ये भुजा बटे ये भुजा। क्लियर। क्यों ऐसा लिख रहा हूं, क्योंकि हमें पता है कि जो मैग्निफिकेशन हमारा होता है, रेखीय आवर्धन जो होता है वो क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर। तो यहां पे क्या लिखेंगे, CD अपान AB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ध्यान देंगे क्या, DO अपान AO, DO अपान क्या, AO। क्लियर। अब यहां वैल्यू रख दिया जाए, CD की वैल्यू HI है तो HI नीचे की दूरी ऋणात्मक और ऊपर की दूरी धनात्मक, तो यहां हो जाएगा -HI। क्लियर। और AB क्या लिखेंगे, HO।
100%। अब क्या होगा, अगर OD की बात करेंगे तो OD इधर की दूरी धनात्मक होगी और इधर की दूरी ऋणात्मक, तो OD कितना हो गया V और AO कितना हो गया -UK। क्लियर। अब ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये हमारा किसके बराबर है, लीनियर मैग्निफिकेशन यानी रेखीय आवर्धन के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं M इज इक्वल टू क्या, HI/HO। क्लियर, इज इक्वल टू क्या, V/UK। ये क्या हो गया, लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला हो गया। क्लियर, ये हमारा आ गया लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला, M इज इक्वल टू HI/HO इज इक्वल टू V/UK। क्लियर। अब देखेंगे अगर यही कॉन्सेप्ट ये किस में आया, V और U के पद में, किसके पद में आया, V और U के पद में आया। अगर यही कॉन्सेप्ट हमसे F और U के पद में पूछे या F और V के पद में पूछे तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है पतले लेंस के लिए जो फार्मूला क्या पता है, देखेंगे क्या होता है, 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, यानी 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। क्लियर। अभी क्या होगा, यहां से हमें किसके पद में निकालना है, U के पद में निकालना है, तो क्या करेंगे, V का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1/F और ये प्लस हो जाएगा 1/U इज इक्वल टू 1/V के। क्लियर। तो एलसीएम लेंगे F और क्या हो जाएगा U, ये F से F कैंसिल, क्या हो जाएगा U प्लस F इज इक्वल टू 1/V। क्लियर। यानी अगर V की वैल्यू देखेंगे तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, FU/F प्लस U, या U प्लस या भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बात करेंगे M के, तो M इज इक्वल टू हो जाएगा V, तो V की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, FU/F प्लस U। क्लियर। और अपान क्या है, U है, तो अपान क्या लिखेंगे, U। अब जिसके कुछ नहीं उसके एक, नीचे का सबसे ऊपर और बीच का बीच में, तो यहाँ U से U क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो M इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, M इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा F/, क्या, F प्लस U। ये हो गया क्या, F और U के पद में लीनियर मैग्निफिकेशन। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो तुरंत, ठीक है, हमारे संपर्क नंबर 9794106094 पर संपर्क करें या उस पर व्हाट्सअप करें, सारे डाउट्स हम आपका तुरंत वहां क्लियर करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, ये हो गया F और U के पद में। क्लियर। आगे अगर हम बात करते हैं F और V के पद में निकालना है, तो F और V के पद में कैसे निकालेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। हो गया, चलिए यहां देखेंगे बेटा, अब फिर मुझे किसके पद में चाहिए, F और V के पदों में। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। क्लियर। अभी U को इधर ले आना है, F को उधर ले जाना, तो 1/U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/V माइनस 1/F के। यहां से क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/U इज इक्वल टू F इंटू V, या V से V कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, F माइनस F से F V। क्लियर। कोई दिक्कत, 100%। तो यहाँ U इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, FV/F माइनस V। क्लियर। कोई दिक्कत नहीं ना। आइए देखते हैं, अब हम लोग जानते हैं M इज इक्वल टू क्या होता है, V/U, यही ना। तो यहाँ U की वैल्यू आई है, रख दीजिए, क्या हो जाएगा, V/U की वैल्यू आई FV/F माइनस V। इसके है जिसके बटा कुछ भी उसके बटा एक, बीच का बीच में, नीचे का सबसे ऊपर, यहाँ V से V क्या होगा, कैंसिल, यानी M इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा F माइनस V/ क्या, V। क्लियर हो गया, ध्यान देंगे, कैंसिल, F होगा, क्या होगा, F। ठीक है,
क्या हो जाएगा, एफ माइनस बी अपान यहाँ क्या बचेगा, एफ बचेगा, नीचे का सबसे ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये क्या हो गया, लीनियर मैग्निफिकेशन जो हमारा हुआ किसके पद में, एफ और वी के पद में आ गया। क्लियर हो गया। यानी अभी लीनियर मैग्निफिकेशन में कोई डाउट है किसी को, पक्का नहीं है। देखेंगे बच्चों, जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है जनरली हम इसको दो प्रकार से तोड़े हैं। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। तोड़ने के लिए एक लोग क्षेत्रफल में भी आवर्धन निकालते हैं, ठीक है ना। क्या निकालते हैं, पहली चीज क्षेत्रफल में आवर्धन निकालेंगे, एक अनुदैर्ध्य आवर्धन निकालेंगे, एक अनुप्रस्थ आवर्धन निकालेंगे, ठीक है। आइए पारी पारा हम अनुप्रस्थ आवर्धन, अनुदैर्ध्य आवर्धन और क्षेत्रफल में आवर्धन तीनों बातों को क्या करते हैं, समझते हैं। क्लियर, चलिए। चलिए समझते हैं पार्श्विक या अनुप्रस्थ आवर्धन, ठीक है ना। क्या होगा, पार्श्विक या अनुप्रस्थ आवर्धन। ठीक है, बात करते हैं पार्श्विक या अनुप्रस्थ आवर्धन की। तो एक चीज देखिएगा, जब हमारी वस्तु क्या होगी, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत रखी होगी। क्या रखी होगी, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत। यानी जैसे यहां देखेंगे, ये लेंस हो गया और ये हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। और जब हमारी वस्तु कैसे रखी होगी, ऐसे रखी होगी, ठीक। यानी जब हमारी वस्तु, ये वस्तु मुख्य अक्ष के अभिलंबवत रखी होगी तो वहां जो आवर्धन उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ आवर्धन। क्लियर हो गया। यानी जब हमारी वस्तु कैसे रखी होगी, मुख्य अक्ष पर अभिलंबवत रखी होगी। समझ में आ रही बात ना। यानी मुख्य अक्ष के अभिलंबवत रखी होगी तो वहां जो आवर्धन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ आवर्धन कहेंगे। क्लियर हो गया। तो हम यहाँ डिफिनीशन लिख सकते हैं क्या, जब हमारी वस्तु क्या हो, जब वस्तु मुख्य अक्ष के अभिलंबवत रखी हो तो उस आवर्धन को पार्श्विक या अनुप्रस्थ आवर्धन कहते हैं। क्लियर हो गया। पार्श्विक या अनुप्रस्थ आवर्धन क्या होता है, जब हमारी वस्तु कैसी रखी होगी, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत रखी होगी तो वहां जो आवर्धन आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, पार्श्विक आवर्धन कहेंगे। क्लियर हो गया। यहां पे जो इसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, पार्श्विक या अनुप्रस्थ आवर्धन का फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत, पक्का। ध्यान देंगे, जो दूसरा होता है आवर्धन हमारा, वो क्या होता है, अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य। क्या बोलते हैं उसको, अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य आवर्धन। ठीक है ना। तो देखेंगे अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य आवर्धन, अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य आवर्धन। क्लियर हो गया। अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य आवर्धन यानी जब वस्तु कैसी रखी होगी, मुख्य अक्ष के समांतर रखी होगी। समझ में आ रही बात ना। जब वस्तु कैसी रखी होगी, मुख्य अक्ष के समांतर रखी होगी तो वहां पे जो आवर्धन आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य आवर्धन कहेंगे। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत।
यानी कैसे रखी होगी बेटा, ध्यान देना, ये हमारा लेंस हो गया, ठीक। अब लेंस में वस्तु ऐसे रखी होगी, अगर समझ में आ गया, अगर हमारी वस्तु ऐसे रखी गई है तो वहां पे जो आवर्धन आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य आवर्धन कहेंगे, ठीक। तो ये अच्छी आवर्धन क्या लिखेंगे, जब वस्तु क्या रखी हो, जब वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर रखी हो तो वहां जो आवर्धन होता है ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे अच्छी आवर्धन कहते हैं। क्लियर हो गया 100%। ध्यान दीजिएगा, अच्छी आवर्धन का जो फार्मूला होता है मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना, मिटा रहा हूं, एक बार क्लियर। यहां पे देखेंगे अच्छी आवर्धन को अच्छी या अनुदैर्ध्य आवर्धन। क्लियर हो गया। हाँ, जो अच्छी या अनुदैर्ध्य आवर्धन होता है, मान लीजिए बच्चों इसको हमने m डैश से दिखा दिया, किससे दिखा दिया, m डैश से। तो m डैश इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं dv अपॉन du। क्या होता है, m डैश इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, dv अपॉन du, यानी अनुदैर्ध्य आवर्धन जो होगा हमारा, ठीक है ना, वो क्या होगा, dv अपॉन du होगा। क्लियर। अभी ध्यान देंगे, इसको दूसरे टर्म में जैसे हमें लिखना है, इसी को अगर मुझे क्या करना है, अनुप्रस्थ आवर्धन के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है, अनुप्रस्थ आवर्धन के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, है ना। तो आइए जानते हैं अनुप्रस्थ आवर्धन के रूप में इसको कैसे लिखा जाता सकता है। यहां देखेंगे बेटा, हम लोग जानते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्लियर। अब दोनों साइड का हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, अवकलन। तो यहां आप लिख दीजिएगा, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर इंग्लिश वाले बच्चे जान लो, अवकलन का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। क्या होता है, डिफरेंशिएशन, यानी कि अवकलन। क्लियर। अभी क्या होगा बच्चों, यहां देखेंगे 1/f, तो लेंस की फोकस दूरी तो कांस्टेंट होगी ना, वो तो बढ़ेगी घटेगी नहीं, केवल बढ़ेगी। क्या, अगर वस्तु की दूरी बढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब की दूरी में अंतर पड़ेगा। तो यहाँ वेरिएबल क्या है, v और u, कांस्टेंट क्या है, f। हमें पता है कि कांस्टेंट राशि का जो अवकलन होता है वो क्या होता है बेटा, 0 होता है। कितना होता है, 0। तो यहाँ 1/f का अवकलन कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ लिख देंगे 0 और इज इक्वल टू v का अवकलन करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, v पे पावर -1 होगा, तो ये हो जाएगा माइनस dv अपॉन v स्क्वायर। क्लियर। और ऐसे यहां बात करेंगे तो इसका हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस du अपॉन क्या हो जाएगा, u स्क्वायर। ये हो गया। अब इसको किधर लेके आएंगे, इधर, तो ये हो जाएगा dv अपॉन v स्क्वायर इज इक्वल टू du अपॉन क्या, u स्क्वायर। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो क्या हो जाएगा, dv अपॉन du इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। लिख सकते हैं। अभी क्या, v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर को ऐसे आप लिखिएगा, dv अपॉन du इज इक्वल टू v अपॉन u का होल स्क्वायर। हो गया। अब इसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं बेटा, पता है लीनियर मैग्निफिकेशन m 100%। तो यहां पे लिखेंगे क्या, m, तो हमारा आ जाएगा dv अपॉन du इज इक्वल टू v अपॉन u का होल स्क्वायर, और इसकी जगह m, यानी क्या हो जाएगा, m स्क्वायर के। क्लियर 100%। अभी क्या करेंगे, m स्क्वायर हो गया। अब ये m स्क्वायर dv अपॉन du के बराबर है, और यही किसके बराबर है, ध्यान दें, m डैश के भी बराबर है।
है कि नहीं? तो हम लिख सकते हैं क्या, m डैश इज इक्वल टू v अपॉन u का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर। ठीक है, यानी इससे क्या क्लियर हुआ, जो अनुदैर्घ्य आवर्धन होता है वो अच्छी आवर्धन के वर्ग क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर? यानी जो हमारा अनुदैर्घ्य आवर्धन होगा वो क्या होगा, अच्छी आवर्धन के वर्ग के क्या होगा, बराबर होगा। 100% क्लियर होगा? कोई डाउट? चलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप। ठीक, आगे हम लोग जानेंगे क्या, क्षेत्रफल में आवर्धन। क्या जानेंगे? क्षेत्रफल में आवर्धन। अगर हमें पूछता है कि क्षेत्रफल में क्या आवर्धन होता है तो उसकी बात करते हैं, चर्चा करते हैं क्षेत्रफल में आवर्धन। देखिएगा बच्चों, यदि वस्तु की लंबाई में आवर्धन मुझे पता है, ठीक है ना, प्रतिबिंब की लंबाई में मुझे सब आवर्धन पता है, तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल में आवर्धन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्षेत्रफल में आवर्धन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई में आवर्धन अपन क्या होता है, वस्तु की लंबाई में आवर्धन। आइए जानते हैं क्षेत्रफल में आवर्धन। यहां देखेंगे क्षेत्रफल में आवर्धन, किसमें देखेंगे, क्षेत्रफल में आवर्धन। देखिएगा क्लियर हो गया। क्षेत्रफल में आवर्धन की बात करेंगे बच्चों, तो एक चीज देखिएगा, यदि वस्तु की लंबाई में आवर्धन m1 हो, यदि वस्तु की लंबाई में आवर्धन कितना हो, m1 हो, तो हम लिख सकते हैं वस्तु की लंबाई में आवर्धन इक्वल टू क्या, m1। ठीक है, वस्तु की चौड़ाई में आवर्धन, किसमें आवर्धन, चौड़ाई में आवर्धन m2 हो, तो क्षेत्रफल में जो आवर्धन होता है, क्षेत्रफल में आवर्धन जो आएगा वो क्या आएगा, m1 इंटू m2। क्या आएगा, m1 इंटू m2, या दूसरे टर्म में इसका लिख सकते हैं क्या, आवर्धन का फार्मूला, यानी क्षेत्रफल में आवर्धन का फार्मूला होगा प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बटे क्या होगा, वस्तु का क्षेत्रफल। क्लियर हो गया। क्षेत्रफल में आवर्धन क्या होता है, क्षेत्रफल में आवर्धन की बात करेंगे तो क्या हो गया, प्रतिबिंब का क्षेत्रफल तथा वस्तु के क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल में आवर्धन कहते हैं। ये जो है आपका आवर्धन जो प्रोसेस होता है ये क्या हुआ, खत्म हुआ। ठीक है, अगर चैनल अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।